क्लास अपनी पहले भी हो चुकी है और अपनी दूसरी क्लास आज अपनी दूसरी क्लास होगी। इस क्लास में आपको मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि पीछे वाली चीज़ वो अच्छी देख नहीं पाती है, किसी का मिस हो जाता है। तो एक बार कल वाली जो अपन है उसको शॉर्ट रूप में थोड़ा सा समझेंगे। अपना जो चैप्टर था वो था संधि का चैप्टर, और कल आप लोगों को जो मैं समझाया था वो आपको एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। उसमें देखो आपको एक तो संधि की आपको परिभाषा मैंने बताई थी। परिभाषा के अलावा एक आपको बताया कि मैंने संधि के पद आपको बताए हैं। परिभाषा की अपन जिक्र करेंगे तो आपको 4 परिभाषाएं मैंने बताई थी। पद की अपन बात करेंगे तो आपको पद मैंने 2 बता दिए। यहाँ तक का कार्य अपना खत्म हो गया। इसके बाद अपन बात कर रहे थे कल कि संधि के जो भेद होते हैं, भेद को अपन प्रकार भी कह सकते हैं। कल आपको मैं बताया था कि संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होंगे, आपके पास 3 प्रकार होंगे। और जैसे मान लो सीधा अगर इसका क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से आ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। संधि प्रतिधा, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि संधि जो अभी बताएंगे आपको कितनी होगी, संधि 3 होती है। तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, संधि त्रिधा। कि संधि जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आइए अपन बात करते हैं कि 3 प्रकार जो होते हैं संधि के कौन कौन से होते हैं। पहले प्रकार की अपन बात करेंगे जिसका नाम है आपके पास में अच संधि। अच संधि को दूसरा जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, स्वर संधि का ही इसका नाम दिया गया है। तो हिंदी में आप बात करेंगे तो अच को क्या बोल देंगे अपन, स्वर कहेंगे। और संस्कृत में अगर बात करेंगे तो जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, अच हो जाएगा। अब अपन बात इसमें ये करेंगे कि आपके पास में कल आपको मैं बात करा था इस चीज की, संधि में आपके पास में 2 पद रहेंगे, एक संधि पद रहेगा और एक संधि विच्छेद पद रहेगा। तो उन दोनों पदों में से अपन बात करेंगे कि आपके पास में ऐसे कौन से वर्ण आने चाहिए जहां अपन क्या कर सकते हैं, उसको अच संधि अपन कह सकते हैं, स्वर संधि अपन कह सकते हैं। तो ये चीज अपन देखेंगे। कल आप लोगों को मैं बताया था कि एक तो आपको ध्यान रखना है पूर्व का, और एक ध्यान रखना है आप लोगों का पर का ध्यान रखना है। पूर्व मीन्स आप लोगों को मैं बताया था कि 2 पद जो रहेंगे, 2 पद में प्रथम जो पद है, पहला जो पद है उसका आपको कौन सा वर्ण देखना है, अंतिम वर्ण देखना है। और पर का तात्पर्य क्या होता है, जो लास्ट वाला है एंड सेकंड जो पद है उस सेकंड पद का आपको देखना है प्रारंभिक स्वर देखना है। कौन सा देखना है, प्रारंभिक आप लोगों को देखना है। अब दोनों जगह पे पूर्व में और पर में आपको देखना क्या है कि जिससे आप लोगों को पता लगे कि यहाँ पे अपन अच संधि कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखो सबसे पहले पूर्व में आपको देखना है कि पूर्व में आपके पास में ऐसा कौन सा पद आना चाहिए, ऐसा कौन सा वर्ण आपके पास में आना चाहिए जहाँ आप लोग अच संधि कर सके। तो सबसे पहले आपके पास में क्या आना चाहिए, अच रहना चाहिए। और अच के बाद में भी आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, अच आना चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हो गया, पहले भी स्वर होना चाहिए और बाद में भी आपके पास में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। यदि स्वर प्लस स्वर दोनों का मेल होता है, यानी कि पहले पद के अंत में स्वर आता है और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर आता है, तो दोनों स्वर मिल जाते हैं, तो वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, अच संधि हो जाएगी। तो अच संधि की अपन परिभाषा की बात करें तो आपके पास में कौन सी हो जाएगी कि अच प्लस अच आते हैं, पूर्व में भी अच आए और पर में भी आपके पास में क्या आना चाहिए, अच आए। तो वहां निश्चित रूप से अपन कौन सी संधि कर देंगे, अच संधि। हिंदी में बात करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, अच का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। अर्थात स्वर प्लस स्वर आता है तो भी आप कौन सी संधि करेंगे, वहां पे स्वर संधि करेंगे हिंदी में बोले तो, संस्कृत में इसको बोले तो कौन सी हो जाएगी, अच संधि। 1-2 उदाहरणों के माध्यम से अपन इसको समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से स्वर आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो ये है विद्या प्लस आलय, आपको मैं बताया था पूर्व में भी अच होना चाहिए बाद में भी अच होना चाहिए, तो अच संधि है, अन्यथा दूसरी संधि आपको भी मैं बताऊंगा क्या होगी। तो यहाँ पे अपन बात करें पूर्व पद कौन सा हो गया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आपको देखना है। तो अंतिम वर्ण क्या आना है, आ। इसके बाद दूसरे पद का देखना है आप लोगों को प्रारंभिक वर्ण, प्रारंभिक वर्ण क्या आना है, आ। तो बताओ दोनों स्वर में एक नहीं हुई, आ भी स्वर होता है और आ भी स्वर होता है, दोनों ही आपके पास में क्या आ रहे हैं, स्वर आ रही है। यही बात आपको मैंने अभी बताई है परिभाषा, पहले भी अच हो और बाद में भी आपके पास में क्या होना चाहिए,
अच होना चाहिए, दोनों जगह निश्चित रूप से स्वर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इस एग्जाम्पल में जो संधि होगी तो कौन सी संधि करेंगे आप लोग? अच संधि अर्थात स्वर संधि यहाँ पे करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, गंगा प्लस आलय। अब यहाँ आपको पूर्व में कौन सा पद देखना है? अंतिम वर्ण को देखना है। दूसरे में प्रारंभिक वर्ण को देखना है। बताओ क्या आया क्या? यहाँ आप देखेंगे तो क्या आ रहा है? आ। तो पहले भी आ रहा है और बाद में भी आपके पास में आ रहा है। तो बताओ दोनों जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अस्वर होता है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी आपका किस संधि में चल जाएगा? अच संधि में चल जाएगा। आगे अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, जैसे मान लो ये है स्नान प्लस आलय। तो यहाँ आपको देखना है कि प्रारंभिक जो आ रहा है, पहले वाला जो वर्ण आ रहा है उसका अंतिम वर्ण न में क्या मिला हुआ? देखो न जो बना है न प्लस ए। इसी तरीके से न आपका बना है। तो बताओ अंत में तो क्या गया आपका? आई गया ना। तो इसमें भी बताओ क्या आ रहा है? अंत में ए। इधर आपका क्या आ रहा है? आ। इसका मतलब बताओ ए भी स्वर होता है, आ भी आपका क्या होता है? स्वर होता है। इसका मतलब ये एग्जाम्पल भी आपका किस संधि में चल जाएगा? अच संधि में चल जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को देखना है, यदि पूर्व में भी अच्छा आ रहा हो और पर में भी आपके पास में अच्छा आ रहा हो, दोनों जगह यदि अच्छा आते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए वहां आपको कौन सी संधि करनी है? अच संधि करनी है। पहली संधि में किसी को कोई समस्या हो तो एक बार बताइए। इसके बाद अपन जो देखेंगे आप लोगों के पास दूसरी संधि आप लोगों को देखेंगे। ये दूसरी संधि जो होगी आपके पास कौन सी हो जाएगी? अच के बाद में अपन बात करेंगे हल संधि। अपन संधि की बात कर रहे थे। एक संधि आपके पास में हो गई है, दूसरी पहली संधि आप लोगों को मैंने बताई है कि अच संधि होगी। अच संधि आपको कहाँ करनी है ये आपको मैंने बता दिया है। दूसरी संधि आपको बताई थी मैंने हल संधि। दूसरी अपन जो बात करेंगे वो कौन सी संधि की बात करेंगे? हल संधि की अपन लोग बात करेंगे। अर्थात हल संधि जो होती है उसको आप लोग व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। हल संधि को कौन सी संधि बोली जाती है? व्यंजन संधि भी आप लोग कह सकते हो, चाहे हल संधि कहो या व्यंजन संधि आप लोग कहो। अभी जैसे पूर्व में अपन ने बात की थी कि आप लोगों के पास जो अच संधि होगी वो कहाँ कहाँ होगी? दोनों जगह आपके पास में क्या होना चाहिए? अच प्लस अच होना चाहिए वहाँ। वैसे ही आप लोगों को यहाँ देखना है, एक तो पूर्व देखना है और एक आपको क्या देखना है? पर देखना है। पूर्व में आप लोगों को देखना है क्या होना चाहिए? आप लोगों के पास में हल होना चाहिए। और पर में भी आपके पास में क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। अर्थात पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए और बाद में भी आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। अर्थात पहले भी हल आ रहा हो और बाद में भी आपके पास में हल आ रहा हो। यदि दोनों जगह हल आता है अर्थात व्यंजन प्लस व्यंजन आता है तो वहाँ पे आप निश्चित रूप से कौन सी संधि कर सकते हो? व्यंजन संधि कर सकते हो, जिसको संस्कृत में आप हल संधि कह सकते हो। तो एक कंडीशन तो इसकी यह होती है। दूसरी आप जो सिचुएशन होती है इसमें एक और होती है, वो क्या होती है? पहले आपके पास में क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए और बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। हल से तात्पर्य आपके पास में क्या हो जाएगा? पहले आपके पास में व्यंजन होना चाहिए और अच से मतलब क्या हो जाएगा? आपके पास में बाद में स्वर होना चाहिए। तो भी आप कौन सी संधि कर सकते हो? तो भी आपको व्यंजन संधि ही करनी है, तो भी आपको हल संधि ही करनी है। तो हल संधि में आप लोगों के पास में दो सिचुएशन आ रही है। एक सिचुएशन तो आपके पास में आ रही है कि पहले आपके पास में हल होना चाहिए और बाद में भी आपके पास में हल होना चाहिए था। दोनों जगह आपके पास में हल होता है तो व्यंजन संधि आप लोग कर सकते हो, हल संधि आप लोग कर सकते हो। दूसरी जो सिचुएशन है आप लोगों के पास में वो कौन सी आ रही है कि यदि पहले हल आ रहा हो बाद में अच आ रहा हो, अर्थात पहले व्यंजन आ रहा हो बाद में आपके पास में क्या आ रहा हो? स्वर आ रहा हो, तो भी आप लोगों को कौन सी संधि करनी है? व्यंजन संधि ही करेंगे। एक तो एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे कि पहले हल कैसे आए, बाद में हल कैसे है, पहले हल कैसे है और बाद में व्यंजन है किस तरीके से आए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अपन बात करेंगे। जैसे मान लो ये आ गया वाक प्लस मैं। अब आपको देखना है पहले पद के अंत में देखना है क्या आ रहा है। पहले पद का अंत ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है? कै। अब बताओ कै व्यंजन है क्या? व्यंजन हो गया। इसके बाद दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण की बात करेंगे, ये आ रहा है मैं। तो मैं कैसे बना? मैं प्लस है। दोनों को अलग करेंगे कैसे हो जाएगा? मैं प्लस
ए हो जाएगा, तो बताओ पहले क्या आया, मैं आया ना, तो यहाँ आ गया मैं, तो बताओ क भी व्यंजन है और मैं भी आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। आपको यही बताया था मैंने कि दोनों जगह व्यंजन आता है तो वहाँ व्यंजन संधि कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करें कि दूसरी जो कंडीशन थी हल प्लस अच की थी। जैसे मान लो ये है जगत प्लस ईस, जैसे मान लो ये आ गया, तो जगत में आप लोग देखेंगे कि तब मैंने हलन किया है, यहाँ पे हलन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये व्यंजन है। यहाँ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहाँ जो वर्णों का संयोग होने जा रहा है वो किसका हो रहा है, तय का होने जा रहा है, और किसका हो रहा है, ई का हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या आ रहा है कि तय जो आ रहा है वो व्यंजन आ रहा है, ई जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो बताओ समझ में आएगी, दोनों कंडीशन व्यंजन प्लस व्यंजन की ये कंडीशन करनी है, स्वर प्लस व्यंजन की अल प्लस अच्छी कंडीशन आप लोगों को इस प्रकार से करनी है। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास में आती है, तो आपको कौन सी संधि करनी है, निश्चित रूप से हल संधि करनी है, आपको व्यंजन संधि का प्रयोग वहाँ पे करना है। दोनों की सहायता से अपन ने समझ लिया। अब अपन बात करेंगे कि अपने पास में जो तीसरी जो संधि है, एक बार इसको आप लिखिए, 2 नंबर लगा के लिखिए व्यंजन संधि, उसके साइड में लिखिए आप हल संधि या कोष्टक में व्यंजन संधि लिखिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप लोग लिखिए, यदि पूर्व में आपके पास में हल आए और पर में भी आपके पास में हल आए, कोष्टक में लिखिए आप व्यंजन प्लस व्यंजन यदि आपके पास में आता है तो वहाँ आप निश्चित रूप से व्यंजन संधि कर सकते हो या उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। इसके बाद में लाइन चेंज करके लिखिए, यदि पूर्व में आपके पास में हल आता हो और पर में आप लोगों के पास में अच आता हो, अर्थात व्यंजन प्लस स्वर यदि आपके पास में आता है, वहाँ भी आप लोगों को कौन सी संधि करनी है, व्यंजन संधि ही करनी है। पहले वाली लाइन में आप इस उदाहरण को लिख सकते हो वाक प्लस में, दूसरे वाले उदाहरण में आप लोग लिख सकते हो जगत प्लस ईस। इसी क्रम में अपन बात करेंगे, आपके पास में 2 संधियाँ पूरी हो चुकी है, तीसरी संधि की अपन लोग बात करेंगे कि आपके पास में तीसरी जो संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि रहेगी आपके पास में। तीसरी संधि में आपको बताया था कि तीसरी जो संधि रहेगी आपके पास में कौन सी रहेगी, विसर्ग संधि रहेगी। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये विसर्ग संधि है, तो उसके लिए आप लोगों को देखना है, यहाँ ज़्यादा चीज़ आपको देखने को होती है, यदि पहले पद के अंत में, यदि पहले पद के कहाँ देखना है आप लोगों को, अंत में देखना है। क्या आना चाहिए आप लोगों के पास में, ऐसा चिन्ह आना चाहिए। ये जो चिन्ह होता है आपका किसका होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है। यदि पहले पद के अंत में इस प्रकार का चिन्ह यदि आप लोगों के पास में आता है तो वहाँ निश्चित रूप से आप लोगों को कौन सी संधि करनी है, विसर्ग संधि करनी है। विसर्ग संधि में ये खास चीज़ है कि पहले पद के अंत में यहाँ विसर्ग आएगा। बाकी आप लोगों को मैं 2 संधि बताया हूँ, अच संधि भी आपको बताया है, हल संधि भी आप लोगों को मैंने बताई है। दोनों संधि में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ इस प्रकार के चिन्ह का अपन ने प्रयोग नहीं किया, तो ये इसकी विशिष्ट पहचान है कि यदि पहले पद के अंत में विसर्ग आपके पास में आता है तो वहाँ आप लोगों को कोई भी संधि नहीं करनी, केवल और केवल कौन सी संधि करनी है, विसर्ग संधि का प्रयोग। इसके देखिए अपन उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे मान लो ये है राम है प्लस जयति, राम है प्लस जयति। आपको बताया है कि पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। तो देखो पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये एग्जाम्पल जो जाएगा आपका कौन सी संधि में जाएगा, विसर्ग संधि में जाएगा। दूसरे उदाहरण अपन देखेंगे, बालक है हसती, बालक क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। यही चीज आपको नहीं बताइए, पहले पद के अंत में विसर्ग आता है, निश्चित रूप से किस संधि में जाएगा, विसर्ग संधि में जाएगा। जैसे मान लो ये है पुनः प्लस रमते, यहाँ पे भी आप लोग देखें क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है पहले पद के अंत में, इसका मतलब ये भी किसमें चल जाएगा, विसर्ग संधि में चल जाएगा। तो 3 नंबर लगा के लिखो, 3 नंबर लगा के लिखिए विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग आता है तो उसको आप लोग विसर्ग संधि कह सकते हो। इसके बाद में आगे ये तीनों उदाहरण लिखिए, पहले लिखिए राम है प्लस जयति, दूसरा उदाहरण लिखिए बालक है प्लस हसती, तीसरा उदाहरण लिखिए राम पुनः प्लस रमती। ये तो बात हो गई इनकी बेसिक जानकारी कि अपन पहचान किस तरीके से करेंगे। देखो आपको
हर जो संधि है, जैसे मान लो अच संधि हो गई, अच संधि में भी 7 भेद चलते हैं, संधि की हल संधि अपन पढ़ेंगे तो हल संधि में भी 5-7 भेद, उसमें 10 भेद की संधि चलेंगे। विसर्ग संधि आप लोग पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि में भी आपके पास में चलेंगे। इसी क्रम में अपन अगर बात करें तो पहली जो संधि लेंगे तो उसके भेदों की अपन बात करेंगे। जो पहली संधि थी ये तो संधि के भेद है, अब संधि में भी संधि के भेद है। जैसे मान लो संधि की बात कर ली अपन, 3 प्रकार की संधि होती है। पहली जो संधि की बात करेंगे अपन, कौन सी संधि थी अपने पास में, अच संधि। अच संधि को अपन कौन सी संधि कह सकते हैं, स्वर संधि अपन कह सकते हैं। अपन जो बात करेंगे वो किस चीज की करेंगे, अच संधि के जो भेद है जिनको आप लोग क्या कह सकते हो, प्रकार भी कह सकते हो। तो पहले भेद की बात करें अपन तो आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। दूसरे भेद की अपन बात करें तो आपका हो जाएगा गुण संधि। दूसरे भेद की बात करें तो आपका हो जाएगा गुण संधि। तीसरे भेद की अपन बात करें तो आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। यदि तीसरे के बाद में अपन चौथे की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा आप लोगों का यण संधि। यदि पांचवें भेद की अपन बात करते हैं कि पांचवा भेद कौन सा हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगी आप लोगों की अयादि संधि। और यदि छठे भेद की अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा आप लोगों का पूर्व रूप संधि। और इसके बाद बात करें 7 नंबर पे तो वो हो जाएगा आप लोगों का पररूप संधि। ये आप लोगों के पास में जो अच संधि है जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, स्वर संधि कह सकते हो। स्वर संधि पहले अपने इसका विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखिए। एक बार फिर आप लोगों को पुनः बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि संधि, आपको पहले भी मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। संधि कतीधा, संधि कतीधा, यहाँ पे संधि के मूल रूप पूछना चाह रहा है कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की, आपका आंसर होना चाहिए कि संधि त्रिधा, कि संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। यदि अपन बात करें कि अच संधि, अच संधि कतीधा, अच संधि जो होती है वो कितने प्रकार की, तो अच संधि सप्तभेदा संधि। अच संधि के कितने भेद होंगे, सप्तभेदा संधि। इस चीज का आप लोग विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें, सप्तभेदा संधि। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। पहला क्वेश्चन क्या है, मूल चीज पूछना चाह रहा है, मूल जो संधि होती है वो कितनी होती है। मूल संधि तो मैंने आपको 3 बताई, अच हो जाएगी, हल हो जाएगी, विसर्ग हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें कि पहली जो संधि अपन ले अच संधि की, अच संधि के जो भेद है वो कितने हो जाएंगे, तो अच संधि के भेद आप लोगों को मैं लिखा दी, 7 भेद होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में आप लोग उसको ध्यान से पढ़े कि संधि के भेद पूछना चाह रहे हैं, संधि में भी तीनों संधियों में कौन सी संधि के भेद पूछना चाह रहा है। यदि पर्टिकुलर नाम देकर के आप लोगों से पूछता है कि अच देकर के पूछ ले कि अच के भेद कितने हैं, तो 7 बताइए। आगे अपन पढ़ेंगे हल के भेद कितने हैं, तो वो बताने हैं आप। विसर्ग के आगे पढ़ेंगे, विसर्ग के कितने हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद ये हम बात करते हैं कि संधि के अलग हो जाएंगे और इसके आपके पास में अलग हो जाएंगे। एक बार इसको ऊपर लिखिए आप, सबसे पहले अच संधि या अच संधि के प्रकार, ये लिखने के बाद में लिखिए अच संधि जो होती है 7 प्रकार की होती है। अर्थात पुस्तक में लिखिए अच संधि सप्तभेदा संधि। 1 नंबर लगा के लिखिए सबसे पहले आप लोग दीर्घ संधि, 2 नंबर लगा के लिखिए आप लोग गुण संधि, इसके बाद 3 नंबर लगा के लिखिए आप लोग वृद्धि संधि, 4 नंबर लगा के लिखिए आप लोग यण संधि, 5 नंबर लगा के लिखिए अयादि संधि, 6 नंबर लगा के लिखिए पूर्व रूप संधि और 7 नंबर लगा के लिखिए पररूप संधि।